हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DDC लाइव। स्टूडेंट्स, वीकली टेस्ट में आपके इस बार जो क्वेश्चंस थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ये जो आपका वीकली टेस्ट हुआ, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस थे जो आपको इस टेस्ट में देखने को मिले और क्या उनके करेक्ट आंसर्स होने चाहिए। आप में से कितने लोगों ने हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर किया। तो चलिए आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर्स भी करते चलिएगा और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चंस जो कि आपके टॉपिक इस बार के थे। एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये आपके क्या थे डियर, इस बार के टॉपिक्स थे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन जो होता है इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस लाइक कार्बोनियम आयन और कार्ब एनायंस। ठीक है जी, हेट्रोलिटिक में क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। इट इज प्रोमोटेड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो देखो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो होमोलिटिक फिजन कराते हैं, रेडिकल्स का जनरेशन करते हैं। तो ये आपका क्या है, ये स्टेटमेंट तो आपका हेट्रोलिटिक रिगार्डिंग रॉन्ग है, ये होमोलिटिक के लिए आपका सही हो सकता है। दिस इज रिलेटेड टू होमोलिटिक बॉन्ड फिजन्स। तो ये क्या है यहाँ पे, ये तो रॉन्ग हो गया हेट्रोलिटिक के लिए। इट इज फेवर्ड बाय इंडक्टिव एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि आयंस का जनरेशन हो रहा है तो इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ जी बिल्कुल फेवर करेंगे। अगर आपका ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो रहा है कंपाउंड, अगर केटायन बना है तो वो क्या करेंगे, वहां पे प्लस आई या फिर प्लस एम ग्रुप्स क्या करेंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो हाँ जी ये आपका सही है हेट्रोलिटिक के लिए। पेरोक्साइड्स इनहैंस द हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। पेरोक्साइड्स हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन्स को नहीं बल्कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन्स को क्या करते हैं, इनहैंस करते हैं। क्या करते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन्स के लिए ये यूज होते हैं। तो ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है। तो डियर पी और आर ये दोनों आपके क्या है यहाँ पे सही हो जाएंगे। सो सी ऑप्शन क्या था आपका यहाँ पे करेक्ट था, पी और आर आपका यहाँ पे करेक्ट था। आप लोग बताइए कितने लोगों ने इसको करेक्ट आंसर किया हुआ था। ठीक है ना। पेरोक्साइड्स क्या करते हैं भाई, आपके होमोलिटिक फिजन्स को कराते हैं। हेट्रोलिटिक फिजन्स जो होते हैं ये आयंस की फॉर्मेशन होता है। पोलर सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, इसको ऐसे फिजन को, ऐसे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स को इनहैंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट पोलर एंड आयनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। पोलर या फिर जिसको आप क्या बोलते हो, आयनिक रिएक्शन मैकेनिज्म मींस आप हेट्रोलिटिक अगेन यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने वाले हो। पोलर रिएक्शंस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक इंटरमीडिएट्स। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, पोलर है मींस आयंस का फॉर्मेशन होगा। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज इज द की स्टेप इन द आयनिक मैकेनिज्म। नहीं नहीं नहीं, आयनिक मैकेनिज्म में होमोलिटिक नहीं होता। होमोलिटिक में आपका क्या होता है, रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो रॉन्ग है, हेट्रोलिटिक में आयंस का फॉर्मेशन होता है। पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइजेस द ट्रांजिशन स्टेट इन आयनिक मैकेनिज्म्स। जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं ये आयनिक मैकेनिज्म्स की ट्रांजिशन स्टेट्स को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, पोलर होगा आपका ऑलरेडी चार्ज है, आयंस भी क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। तो ये आपका राइट हो जाएगा। आयनिक रिएक्शंस टिपिकली प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स। नहीं नहीं नहीं, आयनिक आपके रिएक्शंस जो होते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जाते हैं, ये तो रॉन्ग है। अगेन यहां पर भी आप देखोगे पी और आर यहां पर भी सही है, पी एंड आर। तो यहां पे आपका ए ऑप्शन क्या था, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। ठीक है ना, ए ऑप्शन आयनिक या फिर इसी को आप क्या बोलते हैं, पोलर मैकेनिज्म्स। और ये क्या होते हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू आपके फॉरवर्ड आपके रिएक्शंस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो होता है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, इसके रेट को इंक्रीज करता है। यूजिंग अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ जी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 के लिए होता था क्या, नहीं सर, पोलर प्रोटिक तो SN1 के लिए होता है। SN2 तो आपका वन स्टेप की रिएक्शन होती है, आपके पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स आपके यहाँ पे जरूरत होती है। अगर प्रोटिक ले लेंगे तो आपका न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो ये तो रॉन्ग है जी। यूजिंग अ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, हाँ जी ये बिल्कुल सही है। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो SN2 में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इंक्रीजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द सबस्ट्रेट कार्बन। ऐसे कार्बन जिस पे रिएक्शन होनी है उस पे अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए तो रिएक्शन होगा क्या, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। SN2 तो बोलता है कि जितना लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो, जितना लेस क्राउडिंग हो, उतना आसानी से रिएक्शन होती है। तो ये पॉइंट भी आपका रॉन्ग है जी। यूजिंग अ वीक न्यूक्लियोफाइल नहीं, आपका SN2 रिएक्शंस जो होता है यहां आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके एल्किल हैलाइड सबस्ट्रेट जो होता है और आपका जो आप न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं, दोनों पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपका न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, वरना ये भी क्या है आपका वीक बोला है तो रॉन्ग है। सिर्फ आपका बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा।
अच्छा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में कौन कौन से आते हैं आपको पता है? डीएमएसओ आता है, डीएमएफ आता है, टीएचएफ आता है, एसिटोनाइट्राइल आता है। ये सभी आपके क्या है? एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। एप्रोटिक मींस जिनके पास प्रोटॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं है, बट यस उनके पास पोलैरिटी प्रेजेंट है। अगले क्वेश्चन पे आइए, विच स्टेटमेंट इज द ट्रू रिगार्डिंग वॉल्डेन इन्वर्जन इन SN2 रिएक्शंस? SN2 रिएक्शंस में वॉल्डेन इन्वर्जन से रिलेटेड क्या सही कॉन्सेप्ट है? इट लीड्स टू द रेसिमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, वॉल्डेन इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन देखने को मिलता है, तो SN2 में आपका रेसिमाइजेशन नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। आपका जो सबस्ट्रेट का कन्फिग्रेशन है उसके जस्ट अगेंस्ट कन्फिग्रेशन का आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। रेसिमाइजेशन की जब आप बात करते हो तो ये तो SN1 रिएक्शन में होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकेटाइन एक पोलर आपका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल उसके पास में दो पॉसिबल साइट्स होती हैं अटैक करने के लिए, और वो रेसिमाइजेशन लाता है। तो ये तो रॉन्ग है। इट अकर्स ड्यू टू बैक साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है SN2 में बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि एक ही स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों एक साथ क्या करते हैं? लगते और निकलते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म्स होते हैं। तो यहां पे क्या हुआ आपका? बिल्कुल सही बात है, ये एक ही स्टेप में आपका होता है, इस वजह से बैक साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फ्रंट से आपका लिविंग ग्रुप निकलता है, तो इस वजह से आपको इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन का प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। इट हैपेंस ड्यू टू द यूज ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नहीं, पोलर प्रोटिक तो हम यूज भी नहीं कर रहे थे, और सॉल्वेंट का यहाँ पे कोई खास इस बात को लेकर के रोल नहीं है। इट डज नॉट इन्वॉल्व स्टीरियो केमिकल चेंजेस। स्टीरियो केमिकल चेंजेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, गलत बात है भाई, सीधी सी बात है। स्टीरियो एक्टिविटी, स्टीरियो केमिकल चेंज तो आ ही रहा है ना। अगर आपका जो कायरल कार्बन था जिसपे आपका क्या लगा हुआ था? आपका एल्किल हैलाइड लगा है, जो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर आपका इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये क्या करेगा? दोनों का स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। एक अगर आपका क्या रहा होगा, किसी एक आर कन्फिग्रेशन का है, तो सेकंड वाला हो सकता है मे बी वो आपका एस कन्फिग्रेशन का हो जाए, तो कन्फिग्रेशन क्या होता है? चेंज होता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? राइट हो जाएगा। ठीक है ना, राइट हो जाएगा। SN2 आपको पता है बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस होते हैं, कंसंट्रेशन आपके दोनों पर ही डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर, दोनों पर होती है। ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आपके रिएक्शंस आगे बढ़ते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है? कार्बन यहाँ पे पेंटावैलेंसी शो करता है। What happens to the stereochemistry of the substrate in an SN2 reaction? Stereochemistry कैसी होती है? Retention of configuration, racemization, inversion of the configuration, no change in the stereochemistry। तो देखो, retention of configuration और racemization ये दोनों आपके SN1 के केसेस में पॉसिबल हैं, लेकिन SN2 अगर है तो यहां हमेशा 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 ओनली क्या होगा? इन्वर्टेड, इन्वर्जन, चेंज इन कन्फिग्रेशन होगा, इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन का कंपाउंड मिलेगा। सी ऑप्शन क्या होगा इसमें? राइट हो जाएगा। ड्यू टू बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हमेशा यहां पे क्या होगा? आपको देखने को मिलेगा कि कंपाउंड जो आपका है वो रिटेन नहीं बल्कि इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन को अटेन कर रहा है। Which of the following solvents will favor SN2 रिएक्शन? कौन सा SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा? वाटर, भाई ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर और प्रोटिक है। क्यों? क्योंकि इसके पास में पोलरिटी भी है और H+ डोनेट करने की टेंडेंसी भी थी। करेक्ट है क्या? तो ये हो गया। अच्छा जी, मिथेनॉल, इसके पास भी क्या है? पोलर और प्रोटिक है, CH3OH। भाई आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है, तो ये क्या है? प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, और पोलरिटी तो ऑलरेडी इस पे है ही है। करेक्ट है क्या? डाईमेथाइल सल्फॉक्साइड, ओके, DMSO, यहां पे तो आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ, बिल्कुल सही है। डाईमेथाइल जो सल्फॉक्साइड होता है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इथेनॉल अगेन एल्कोहल है, ये भी क्या होता है? पोलर प्रोटिक होता है, लेकिन डाईमेथाइल सल्फॉक्साइड हो गया, DMF हो गया, THF हो गया, ये सभी क्या होते हैं? आप एसीटोन हो गए, ये सभी आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हुआ करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे किसको देंगे रिएक्शंस? SN2 को फेवर करते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इन SN2 रिएक्शन इज। SN2 रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कैसी होती है? SN2 की बात करते हैं तो आपको क्या है? यहाँ पे क्राउडिंग नहीं चाहिए, तो आपका सबसे फास्ट कौन रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड में? मिथाइल हैलाइड, फॉलोड बाय 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो आप देखो मिथाइल सबसे फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। मिथाइल कहां पर था? सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर मिथाइल था, देन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ए ऑप्शन ही क्या था यहाँ पे? सही था। ए ऑप्शन ही क्या था? सही था। ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। तो आपका मिथाइल सबसे फास्ट, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री में SN1 SN2 दोनों हो सकते हैं, 3 डिग्री केवल SN1 रिएक्शंस देते हैं। Which of the following statement about SN1 रिएक्शन आर करेक्ट? SN1 के लिए कौन सा रिएक्शन करेक्ट है?
SN1 रिएक्शन से फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, SN1 हो E1 हो ये सभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। नहीं, ये SN2 के बारे में है। SN1 में केवल और केवल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे, आपके न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। SN1 रिएक्शंस प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, दो स्टेप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखने को मिलता है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो यस बिल्कुल सही बात है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू क्या होता है, ये रिएक्शंस आगे चलते हैं। द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन ऑलवेज लीड्स टू कंप्लीट इन्वर्जन। SN1 में कंप्लीट इन्वर्जन होता है क्या, नहीं। SN1 में रेसिमाइजेशन आपको देखने को मिलता है, रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमिक प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं। हाँ मानते हैं कि थोड़ा सा इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्जन जो होता है वो ज्यादा होता है रिटेंशन से, लेकिन यहां पे दोनों ही प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, यहां दोनों ही प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, रेसिमाइजेशन होता है। आपको क्या बोला गया है, कंप्लीट इन्वर्जन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा है लेकिन कंप्लीट आप जो बोल दिए कि सिर्फ इन्वर्जन, वो तो SN2 के लिए होता है। तो ये भी रॉन्ग है। P और R यहां पर भी सही है। P और R ए ऑप्शन में आपका क्या हो रहा है, देखो करेक्ट हो जा रहा है। ए ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। P और SN1 में क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। जो होता है रेट वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड कर रहा होता है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। रीजन क्योंकि ये आपको 3 डिग्री केटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। या फिर अगर आपका क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एल्किल हैलाइड है तो और भी बेहतर है, क्योंकि वहां रेजोनेंस स्टेबिलिटी आपको मिलती है कार्बोकेटायंस को। विच of the following best distinguishes SN1 from SN2 reaction? SN1 reaction followed second order kinetics। SN1 नहीं भाई रॉन्ग है, SN1 क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। SN2 रिएक्शंस प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, SN2 में कंप्लीट इन्वर्जन देखने को मिलता है। SN1 रिएक्शन SN2 कंप्लीट इन्वर्जन हो गया। SN1 रिएक्शंस अकर इन अ सिंगल स्टेप। SN1 सिंगल स्टेप में है? नहीं, SN2 सिंगल स्टेप में होता है और SN1 क्या होता है अपना 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। जबकि इन्होंने लिखा SN2 अकर्स इन 2 स्टेप, ये तो जस्ट अगेंस्ट लिख दिया भाई आपने। SN1 क्या होगा, 2 स्टेप में होगा, SN2 क्या होगा, सिंगल स्टेप में होगा। SN1 में केटायन बनता है। SN1 रिएक्शंस फेवर्ड बाय स्टीरिकली हिंडर्ड सबस्ट्रेट। स्टीरिकली हिंडर्ड सबस्ट्रेट SN1, अरे अगर ज्यादा से ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होंगे तो सही बात है ना कि केटायन जो बन रहा है उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये पॉइंट क्या आपको सही नहीं दिख रहा है, SN1 रिएक्शंस फेवर्ड बाय स्टीरिकली हिंडर्ड सबस्ट्रेट। अरे हाँ भाई 3 डिग्री अगर आपके पास में एल्किल हैलाइड है तो ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के कंपेरिजन में। तो ये इसके पास स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए फास्ट रिएक्शन भी शो कर रही है, क्योंकि इससे बनने वाला केटायन ज्यादा स्टेबल है। तो एस स्टेटमेंट सही है। क्यू और एस इसमें क्या है अपने सही हो रहे हैं, क्यू और एस अपने स्टेटमेंट से यहाँ पे सही लिखे गए हुए हैं। बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया, है ना। SN2 1 स्टेप में होता है, SN2 1 स्टेप में हुआ, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर रेट डिपेंड करता है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं और अपने जो रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल्स हैं बैक साइड से अपना अटैक करता है। जबकि SN1 2 स्टेप की रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, रेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, यूनिमोलिकुलर है और यहाँ पे ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है ना। और SN2 की बात करें, कंप्लीट इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, जबकि SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। रिएक्टिविटी मिथाइल फास्ट रिएक्शन, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, जबकि वहां पे 3 2 1 ऐसा ऑर्डर आता है। रीअरेंजमेंट, हाँ जी, क्योंकि केटायन बनेगा जहां पे तो वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहाँ पे तो बन ही नहीं रहा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, यहाँ के लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए, SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है SN1 में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमारा रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी अपनी स्ट्रेंथ ज्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है ना, नहीं मैटर करती है। चलो रिएक्शन रेट डिटर्मिनेशन फैक्टर बाय स्टीरिक हिंड्रेंस, जबकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी केटायन की स्टेबिलिटी से होता है, ठीक है ना। जबकि कैटलिस्ट की बात करते हैं, देखो SN2 में कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है, जबकि SN1 में हम देखते हैं लेविस और ब्रॉन्स्टेड एसिड्स जो होते हैं ये इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ला सकते हैं। कैटलिस्ट भी यहाँ पे कई बार हम देखते हैं काफी अच्छा रोल करते हैं। Which of the following correctly explain stereochemistry in SN1 and SN2 reactions? SN1 leads to racemization due to attack from both sides। SN1 में रेसिमाइजेशन होता है क्योंकि दोनों साइड से प्लेनर होने की वजह से दोनों साइड से अप और
डाउन, दोनों साइड से अटैक होने की वजह से आपको क्या मिलता है, रेसिमाइजेशन। सही बात है भाई। SN2 कॉज कंप्लीट इन्वर्जन ड्यू टू बैक साइड अटैक, ये पॉइंट भी सही है, करेक्ट है क्या। SN1 रिएक्शन नेवर लीड्स टू इन्वर्जन, SN1 में कभी इन्वर्जन नहीं होता, ये रॉन्ग है, ऐसा तो नहीं है, इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया प्लेनर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, नहीं जी ये भी रॉन्ग है। तो अपना P और Q ये दो स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पे सही है, P एंड Q, देखो P एंड Q ये दोनों क्या है यहाँ पे सही हो जा रहे हैं, है ना, P और Q सही हो जा रहे हैं। ये SN1 और SN2 के ही बारे में अब तक चल रहा है बातें। अब आ जाओ एडिशन की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शंस टू 1,3 ब्यूटाडाइन इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। देखो 1,3 ब्यूटाडाइन जो होता है इस पे हमारे दो तरीके के रिएक्शंस पॉसिबल हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन, एक है एट लो टेम्परेचर, एक है एट हाई टेम्परेचर। तो देखो एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन होता है, सिर्फ इस पर एडिशन या फिर यहां पर एडिशन होता है। हाई टेम्परेचर पर 1 और 4 एडिशन होता है। तो एट लो टेम्परेचर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनता है और एट हाई टेम्परेचर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है। यहां आपसे क्या पूछा गया हुआ था, हाई टेम्परेचर पर क्या बनेगा, हाई टेम्परेचर पर भाई 1,4 एडिशन होता है, हाई टेम्परेचर पर 1,4 एडिशन होता है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिलता है, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हमको मिलता है एट हायर टेम्परेचर, ठीक है ना। ये देखो 1,3 ब्यूटाडाइन है, HBr का एडिशन कराया यहाँ पे। तो अगर हमने बोला सिर्फ इतने पर ही, देखो यहाँ सिर्फ एक ही जो डबल बॉन्ड था उसी पर एडिशन हो गया सीधे, ये क्या था 1,2 एडिशन है। जबकि सेकंड वाले केस में देखो एक जगह पर क्या हो रहा है, अगर एक जगह पर अगर हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है तो जो ब्रोमीन है वो यहाँ पर ऐड हो रहा है ड्यू टू कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड क्या कर जाता है, कॉन्जुगेशन करता है, जिस वजह से कैटायन जो यहां बना था वो तुरंत इस पोजीशन पर शिफ्ट कर जाता है। ये होता है हमारा हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर एडिशन। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन HBr इज एडेड टू प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। प्रोपीन का एडिशन HBr के साथ पेरोक्साइड के साथ, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होना है, एन प्रोपिल ब्रोमाइड, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती है। एन प्रोपिल ब्रोमाइड बनेगा, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड बनेगा, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड बनेगा। जबकि यहां पेरोक्साइड अगर नहीं होता तब इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म को रिएक्शन ये जाता और उसमें हमको क्या मिलता, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाता। सेकेंड पोजीशन पर क्या मिलता, 2 ब्रोमो, जिसको आप प्रोपेन भी बोलते हैं, तो वहां पे ये बनता है। लेकिन पेरोक्साइड है तो आपका एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन मिलेगा और नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड बनेगा। Which of the following statement is true regarding nucleophilic addition reactions? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स सही लिखे गए हुए हैं। द इनिशियल अटैक इज बाई ए न्यूक्लियोफाइल। इनिशियल अटैक किससे होता है, न्यूक्लियोफाइल से होता है। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है तो बिल्कुल सही बात है, सबसे पहला जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है। द कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन रिच। देखो कार्बोनिल कार्बन इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये तो रॉन्ग हो गया भाई सीधे सीधे। जो कार्बोनिल कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, जिस वजह से कार्बोनिल कार्बन काफी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये तो यही सही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। देखो बिल्कुल सही बात है, हमने बोला ये रहा हमारे पास में एसीटोन और ये रहा हमारे पास में फॉर्मल्डिहाइड। बात करते हैं दोनों पर ही, आपको क्या दिख रहा है, दोनों कार्बोनिल कार्बन्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन ये कार्बोनिल कार्बन और ये कार्बोनिल कार्बन की जब रिएक्टिविटी देखी गई कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है तो इसमें से न्यूक्लियोफाइल यहां ज्यादा फास्ट अटैक करेगा या यहां ज्यादा फास्ट अटैक करेगा। तो फिर हम देखते हैं कि देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप इन कीटोन, ये कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी यहां पे है, क्योंकि ये प्लस आई नेचर के थ्रू थोड़े से इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा है कार्बोनिल कार्बन को, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर ज्यादा फास्ट अटैक करेगा। तो हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्किल ग्रुप में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी घट जाती है, कम हो जाती है, सही बात है। द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोनिल ग्रुप जनरेट्स अ कार्बन आयन। न्यूक्लियोफाइल अटैक जब करते हो आप कार्बोनिल कार्बन पे तो कार्बन एनायन जनरेट होता है क्या, नहीं, ऑक्सीजन पर निगेटिव जाता है भाई।
बिल्कुल गलत है, तो ये पॉइंट भी क्या है, रॉन्ग है अपना। हम अगर बात करें तो P और R यही दोनों सही है। कहां है, ये रहा P और R। P और R क्या है यहाँ पे अपने सही हो जा रहे हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कार्बोनिल कार्बन सी डबल बॉन्डों के ग्रुप में हमको रेस्पेक्ट में यहाँ पे पूछा गया हुआ है। अब यहाँ पे आप चाहे HCN का एडिशन करा दो, चाहे आप यहाँ पे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का एडिशन कराओ, दोनों ही क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को ही फॉलो करते हैं। Which of the following factor influence the reactivity of carbonyl compound in nucleophilic addition reaction? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए इन्फ्लुएंस करता है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी और बढ़ा दी जाएगी। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसके बारे में, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। अच्छा, हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। देखो ये तो सीधे सीधे रॉन्ग करो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत हाई होती है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो वीक होता है और पाई बॉन्ड ही टूटता है, सिग्मा बॉन्ड यहां नहीं टूटता है, तो ये पॉइंट भी अपना रॉन्ग है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स किसके बारे में पूछा हुआ है, इन्फ्लुएंस द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, रिएक्टिविटी। तो भैया जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी घटेगी, कम हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा कौन, बस इतना बताओ। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, रिएक्टिविटी पूछा गया था, तो रिएक्टिव तो विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं अपने कार्बोनिल कार्बन से। जितने ज्यादा हमने बोला यहां -I ग्रुप लगा दी अगर हमने, तो ये और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ऑक्सीजन पहले ही क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। ये भैया तीनों तरफ से मार खा रहा है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल कार्बन से खींचे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसकी रिएक्टिविटी को और बढ़ाएगा और बढ़ा देंगे। तो ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपको देखने को मिला। Which of the following statements regarding free radical addition reaction is correct? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? दे अकर इन पोलर सॉल्वेंट, गलत बात है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होंगे। दे प्रोसीड थ्रू न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म, नहीं, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, बिल्कुल सही बात है। जब भी कभी फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा हमेशा चेन रिएक्शंस होंगी। इनिशिएशन जहां पे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, प्रोपगेशन जहां रेडिकल दूसरे रेडिकल्स को प्रोड्यूस करेगा, और टर्मिनेशन जहां रेडिकल रेडिकल कंबाइन करके आपके रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। दे आर अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अरे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और रिएक्शन बढ़ जाती है, तो अनअफेक्टेड कैसे बोल रहे हो भाई? सी ऑप्शन अपना सबसे राइट यहां पे देखने को मिल जा रहा है, ठीक है ना। इनिशिएशन स्टार्ट हुआ रिएक्शन, प्रोपगेशन बढ़ा रिएक्शन, टर्मिनेशन जब खत्म हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इवन एलिमिनेशन इज इनकरेक्ट? इट फॉलोज अ यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म, सही है भाई, यूनिमोलिकुलर है। इट अकर्स इन अ सिंगल स्टेप, यही तो रॉन्ग है। सिंगल स्टेप में कौन होता है, E2 होता है। E2 क्या होगा, सिंगल स्टेप में होगा। इट कंपीट्स विद SN1 रिएक्शन, हाँ जी बिल्कुल। SN1 और E1 दोनों कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एक ही जैसे फिनोमिनाज होते हैं, बट हाई टेम्परेचर पर अपना E1 ज्यादा फेवर होता है और लो टेम्परेचर पर SN1 ज्यादा फेवर्ड होता है। इट प्रोसीड्स थ्रू अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट क्या था, रॉन्ग था। सिंगल स्टेप में E2 होता है, ना कि E1 होता है ना। चलो आगे चलते हैं। What is correct order of reactivity of alkyl halide towards E1 elimination? करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड पूछी गई है E1 एलिमिनेशन के लिए। तो E1 की जैसे ही बात करोगे आप तो 3 डिग्री, क्योंकि केटायन बनना है इंटरमीडिएट, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, यही ऑर्डर आना चाहिए। ऐसा कहां था, देखो इसको हटा दिया हमने, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। सबसे फास्ट होगा 3 डिग्री में, देन 2 डिग्री में, देन 1 डिग्री में। SN1 और E1 बहुत कॉमन होते हैं, बस एक ही छोटा सा अंतर है कि E1 हायर टेम्परेचर्स पर होते हैं, बेस आपके स्ट्रांग होने चाहिए, और बेस आपका क्या करता है, रिएक्शन को करता है। और न्यूक्लियोफाइल अगर है तो वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 की ओर रिएक्शंस को ले जाते हैं। SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपका ऑर्डर होता है। E1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 होता है, 1 डिग्री होता है। वही बात करते हैं E2 में, तो आपको होना क्या चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लेकिन नहीं, ये अगेंस्ट आता है, क्योंकि हमको बोला जाता है, सर्जेफ ने एक रूल दिया कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है उतना ही अच्छा प्रोडक्ट होता है। तो यहां भी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का ही ऑर्डर आता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स स्टेट्स दैट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट इन एलिमिनेशन रिएक्शन। यही तो है किसने, सैडजेफ रूल बोलो या फिर जैत्सेव रूल बोलो, यही तो है रूल कि कभी भी एलिमिनेशन जब आप कराओगे तो हमेशा आपको चेक करना है कि जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो, सब्स्टिट्यूटेड होने का मतलब क्या है कि उतने ही ज्यादा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। और आपको पता है एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से मेजर करते हो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से मेजर करते हो। जितनी ही ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आप बनाओगे उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल चलो जैसे यहां देखते हैं, लेट सपोज आपके पास में है CH3 CH2, जस्ट अ मिनट, हमने बोला ये रहा CHCl और यहां हमारे पास में क्या है, CH3 है। अब आप यहां पे क्या करा रहे हो, एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हो। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, यहां से Cl जाएगा तो यहां पे क्या आएगा, केटायन आएगा। फर्दर क्या होगा, जैसे यहां केटायन बना, यहां क्या बनेगा, केटायन CH3। सेम यहां पर भी यही चीज होगी, CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3 हुआ। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं हाइड्रोजन्स को क्या करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे Cl- को निकाला, यहाँ पे क्या किया आपने, Cl- को निकाला हुआ है। अब आपके पास बेस आएगा, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन लेके जाएगा। तो एक तो इसका जस्ट बीटा पोजिशन पे ये है, यहां से प्रोटॉन निकाले जाए। यहां से अगर आप प्रोटॉन निकालते हो, यहां आपका बेस आया और ये क्या कर रहा है, यहां से अगर प्रोटॉन लेकर के गया तो आपको कुछ ये एल्कीन बनेगी, CH डबल बॉन्ड CH2। और यहां से अगर हम क्या करें, ये भी तो आपके पास केस है ना, यहां से आप इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालो, बेस आया और इसने इस पोजीशन से क्या किया, हाइड्रोजन निकाला हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये एल्कीन बनाई। अब आप बताओ इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। तो ऐसी एल्कीन जिसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस हो, मींस ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, वो ज्यादा स्टेबल है। ये है आपकी एल्कीन, इससे आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक कार्बन, इससे सिर्फ एक कार्बन आपका क्या है, लगा हुआ है। जबकि ये है आपकी एल्कीन, इसमें आप चेक करेंगे कि तो इधर भी एक कार्बन लगा है, इधर भी एक कार्बन लगा है, इसके पास सब्स्टिट्यूशन 2 है, इसके पास सब्स्टिट्यूशन 1 है। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, जिसको किसने बोला, सैडजेफ ने बोला या फिर जैत्सेव ने बोला, जैत्सेव ने बोला या फिर सैडजेफ ने बोला। अच्छा ये वाली भी तो कुछ बोली जाती है, ये आपका कहा जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट, ये भी बनेगा, ये होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। ये कम बनेगा, मेजर क्वांटिटी में ये बनेगा। ये क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ये हॉफमैन आपको ध्यान रखना है, हॉफमैन क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, और जैत्सेव क्या होती है, मेजर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है। चलो आगे चलते हैं। Which of the following factors favor even reaction over an E2 reaction? even reaction फेवर करता है, कौन फैक्टर है जो इवन को ज्यादा फेवर करता है E2 के कंपैरिजन में? ए स्ट्रॉन्ग बेस E2 को फेवर करेगा। अब वीक बेस एंड अ गुड लीविंग ग्रुप, बेस कैसा है, वीक है, लेकिन लीविंग ग्रुप कैसा है, अच्छा है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी अल्किलाइड नहीं, ये भी क्या करता है, देखो ये भी E2 को फेवर करेगा, ये भी E2 को फेवर करता है। इवन में बेस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि जो इवन होता है, इवन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट है, ये डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट पर। अब सबस्ट्रेट से आपको क्या मतलब भैया, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना फास्ट क्या होगा, केटायन का फॉर्मेशन होगा। तो अपना क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस E2 फेवर करेगा, प्राइमरी अल्किलाइड E2 फेवर्ड होगा। लेकिन अगर बेस वीक है और लिविंग ग्रुप अच्छा है तो आपका वो इवन के थ्रू जाएगा रिएक्शन। Which of the following alcohols undergoes elimination via E2 mechanism? कौन सा एल्कोहल है जो E2 मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेशन शो करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑल ऑफ दिस। तो देखो टर्शरी तो हमको पता है E1 से ही जाएगा, E1 से अपना क्या होगा, टर्शरी, क्योंकि अच्छा केटायन मिलेगा। यहां पे E1 और E2 दोनों हो सकते हैं, 2 डिग्री आपका था। प्राइमरी आपको E1 के थ्रू तो नहीं ही जा सकता है, ये सिर्फ E2 से ही हो सकता है, क्योंकि इसका केटायन बहुत ही क्या होगा, पुअर बनेगा, 1 डिग्री केटायन। तो ये अगर एलिमिनेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ E2 के ही थ्रू जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा। Which of the following is a correct statement about E2 mechanism? कौन है करेक्ट स्टेटमेंट E2 मैकेनिज्म के लिए? इट अकर्स इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में होते हैं। E2 2 स्टेप में, अरे नहीं, E2 किस में होता है, E2 1 स्टेप में होता है, 1 स्टेप में होगा। इट फॉर्म्स कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, E2 है, अरे नहीं नहीं नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इट फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, बिल्कुल सही,
E2 है ना, हाँ जी, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस स्ट्रेंथ, ना ना ना, सबस्ट्रेट और बेस स्ट्रेंथ दोनों पर कंसेंट्रेशन की आपका रिएक्शन डिपेंड करता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सी स्टेटमेंट क्या है अपना, सही है, केवल सी स्टेटमेंट सही है। काइनेटिक्स और देखो E1 और E2 को कंपैरिजन करो। काइनेटिक फर्स्ट ऑर्डर E1, E2 क्या होता है, सेकंड होता है। ये मॉलिक्युलरिटी में यूनिमॉलिक्यूलर, E2 क्या होता है, बाईमॉलिक्यूलर होता है। E1 के लिए बेस की स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, स्ट्रांग हो वीक हो फर्क नहीं पड़ता, E2 में स्ट्रांग बेस ही होगा। E1 का कोई ज्योमेट्री स्पेशल नहीं है कि कैसे एलिमिनेशन होगा अल्फा बीटा वाले। E2 में एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री देखने को मिलती है। E1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एल्किल आपका जो सबस्ट्रेट है कह सकते हो उस पर डिपेंड करता है। E2 में क्या है, सबस्ट्रेट पर भी और बेस पर दोनों पर डिपेंड करता है। E1 में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर होता है, E2 का भी ऑर्डर यही होता है, लेकिन 1 डिग्री आपका यहां E2 से ही जाएगा। कभी भी 1 डिग्री वाला E1 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं रिएक्शन शो कर सकता एलिमिनेशन। रीअरेंजमेंट क्योंकि कैटायन बना है तो पॉसिबल है, वहां तो पॉसिबल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट बना ही नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। Which of the following statement about the E2 reaction is incorrect? It is a second order reaction, सही है जी। It required a strong base, सही है। The reaction occurs in 2 step, बिल्कुल गलत, 2 स्टेप में E1 में होती है। एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री रिक्वायर्ड, हाँ जी ये पॉइंट भी सही है। सी स्टेटमेंट क्या है डियर, सी क्या है, रॉन्ग है, ये E1 के लिए है, ये E1 के लिए है, ठीक है ना, E1 के लिए होता है। Which of the following elimination reactions proceeds via the formation of a कार्ब एनायन इंटरमीडिएट? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट के थ्रू अपना यहां पे एलिमिनेशन कौन से जाते हैं, E1, E2, E1CB, SN1। तो देखो चाहे E1 की बात करते हो तो कैटायन बनता है, E2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है। लेकिन जो E1CB होता है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, देखो इसका क्या नाम है, एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। ये आपके क्या होते हैं, यहां पे आपको इंटरमीडिएट क्या मिलता है, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आपके लिए एग्जांपल्स के तौर पे हम बात करें तो जो एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस पे चले जाओ, या फिर आप पर्किन हो गया, क्लाइजन कंडेंसेशन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, E1CB मैकेनिज्म को ही फॉलो करते हैं, जहां पे कार्ब एनायन इंटरमीडिएट्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो E1CB क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किस कंपाउंड्स में E1CB होता है, तो अगर आपका लीविंग ग्रुप क्या है, बहुत ही पुअर है, और आपका अल्फा हाइड्रोजन क्या है, काफी एसिडिक है, उस केस में ये रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। चलो, Which elimination mechanism is most likely to occur when the leaving group is poor and the beta hydrogen is strongly acidic? हाइड्रोजन क्या है, बीटा काफी स्ट्रांग है, और लिविंग ग्रुप क्या है, बहुत ही पुअर है। तो कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू अपना एलिमिनेशन होगा, E1, E2, SN1 या E1CB? तो देखो लिविंग ग्रुप इनके लिए अच्छे चाहिए, SN1 में एलिमिनेशन होता ही नहीं है। एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस के लिए अपना अगर रिएक्शन कराना है, तो अगर लिविंग ग्रुप बेकार है, जिसको आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, पहले हमको H+ निकालना पड़ता है और कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करना पड़ता है, फिर हमारा लिविंग ग्रुप यहां से आसानी से जा सकता है। तो लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, काफी पुअर होना चाहिए, और बीटा हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, काफी एसिडिक होना चाहिए, जिसको आसानी से हम निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्टीरियोकेमिकल आउटकम्स ऑफ एन E2 रिएक्शन? E2 रिएक्शन का स्टीरियोकेमिकल आउटकम सबसे बेस्ट कौन डिस्क्राइब कर रहा है, रेसमिक मिक्सचर। देखो रेसमिक मिक्सचर तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनना है, एल्कीन बननी है, तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आना है। ओनली रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन अकर्स, नहीं ये भी हटा दो, क्योंकि आपका सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में आ रहे हो, तो कन्फिगरेशन की तो कोई बात कर ही नहीं सकते, दोनों के सेम होने की। बोथ E and Z isomers are formed, only one stereoisomers is formed in all cases। तो देखो अब हम यहां पे डिसाइड करेगा इस बात को कि आपका जो कंपाउंड है उसके पास जो कार्ब हाइड्रोजन है वो कितने लगे हुए हैं। भाई देखो बात को समझो, अगर यहां पे हमारे पास में जो हाइड्रोजन है ये रहा, यहां से अगर हमने क्लोरीन निकाला, अगर क्लोरीन एबव साइड में लगा होगा तो यहां जो हाइड्रोजन निकलेगा वो डाउनवर्ड साइड वाला जाएगा। भाई क्लोरीन जिस साइड में है, हाइड्रोजन उसके जस्ट अगेंस्ट साइड में होना चाहिए, तभी तो आपका रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो इस केस में अगर एलिमिनेशन होगा तो हमको क्या मिलेगा, ई फॉर्म मिल रहा होगा, ई फॉर्म मिल रहा होगा। अब ये डिसाइड करेगा कि बाकी जो ग्रुप्स हैं वो कैसे लगे हुए हैं, यहां पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन निकलने के बाद जो ग्रुप्स लगे हैं वो किस केस में लगे हुए हैं, कैसे फॉर्म में लगे हुए हैं। तो दोनों ही पॉसिबल है, यहाँ पे E और Z दोनों आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे,
तब तो क्या होगा, सिर्फ इकलौता ही आइसोमर बन सकता है, कोई जेड या ई ही बनेगा। लेकिन अगर यहां पे क्या है, दो हाइड्रोजन्स हैं, दो हाइड्रोजन्स यहां पे लगे हुए हैं, तो उसके बाद यहां पे आपको दोनों टाइप के कंपाउंड्स मिल सकते हैं, कि डिपेंड करेगा कि यहां से जो ये ग्रुप है वो किस फॉर्म में लगा हुआ है। अभी ये तो हमको पता ही नहीं है ना कि ये कैसे बनेगा, कहां पे जाकर के लगेगा। अगर हाइड्रोजन एक ही होता, वो निकल गया होता, तो बाकी फिर आपका चीजें आसान हो जाती, लेकिन यहां पे अगर दो हाइड्रोजन हैं तो दोनों आइसोमर्स यहां पे बनाए जा सकते हैं, ई और जेड दोनों ही यहां पे फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। E1 में भी और E2 में भी, दोनों में ही ई और जेड दोनों बनाए जा सकते हैं। E2 में अगर हाँ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, उस केस में हमारे पास सिर्फ एक आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए यहाँ पे क्या सही है, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट वन रिएक्टेंट टू हैव एन अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो जैसे मान लो हमारे पास में C डबल बॉन्ड OH है, ये रहा, अभी इसके पास अल्फा कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन है, तो यस जी हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और एल्डोल होता ही कहाँ था, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट होगा। इस अल्फा हाइड्रोजन से आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकालते हैं और आपको यहाँ पे कार्ब एनायन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो हाँ जी ये पॉइंट भी आपका सही है। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं, यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन आपको ऑब्टेन होता है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा सैचुरेटेड कीटोन्स और एल्डिहाइड्स डायरेक्टली, नहीं, सैचुरेटेड कीटोन और एल्डिहाइड्स की बात यहाँ पे हम नहीं बात करते हैं। तो यहाँ पे तो ये दोनों ही पॉइंट सही हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स भी होने चाहिए और कार्बन इंटरमीडिएट भी बनता है, तो दोनों पॉइंट सही है भाई। ये पॉइंट भी अपना सही है, ये पॉइंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे ये राइट हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, कौन है एरोमेटिक नहीं है। पिरिडीन एरोमेटिक होता है, बेंजीन एरोमेटिक होता है, थायोफीन भी एरोमेटिक होता है, सल्फर वाला कंपाउंड, थायोफीन भी क्या था, एरोमेटिक था। लेकिन साइक्लोहेक्सीन ये होता है, अब ये एरोमेटिक नहीं होता है, ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है, ये तो नॉन एरोमेटिक है ना। तो ये क्या है, यही आपका नॉट एरोमेटिक है, और नॉट एरोमेटिक ही आपसे पूछा गया था, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर, बेंजीन एरोमेटिक होता है, साइक्लोब्यूटाडाइन, ओके ये मिल गया हमको, ये लो साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, और क्या था, साइक्लोहेप्टाडाइनिल केटायन। तो देखो साइक्लोहेप्टाडाइनिल है, अगर ट्राइनिल होता तब ये क्या हो जाता, ट्रोपाइलियम एरोमेटिक होता, लेकिन डाइनिल दिया गया हुआ है, साइक्लोहेप्टाडाइनिल दिया गया हुआ है केटायन, तो ये भी भाई रॉन्ग है। ये भी क्या है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन ही एब्सेंट है, यहां तो कॉन्जुगेशन ही क्या था, एब्सेंट था। साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन दिया गया हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्या क्या कंडीशंस होती है, साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और अगर जो कॉन्जुगेशन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n के इक्विवेलेंट हैं तो एंटी एरोमेटिक, और 4n+2 के इक्विवेलेंट है तो ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2 4 6 थे, तो यहाँ पे देखो अगर हम इसके इक्विवेलेंट रख दें तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी, तो ये तो एरोमेटिक होता है, ये एरोमेटिक है। बेंजीन आपको पता है भाई ये एरोमेटिक होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन तो था, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1 2 3 3 मींस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है कॉन्जुगेशन में, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में थे, तो ये भी क्या था, एरोमेटिक था। लेकिन साइक्लोब्यूटाडाइन देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, 2 ये रहे, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4n के इक्विवेलेंट क्या रख दो, 4 रख दो इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या होगा आपका एंटी एरोमेटिक, आपसे ही पूछा गया हुआ है, एंटी एरोमेटिक ही पूछा गया हुआ है, तो साइक्लोब्यूटाडाइन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, देखो यहाँ पे क्या इन्होंने लिखा, डाइइनिल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ट्राइइनिल है, तो खैर आपसे तो पूछा भी नहीं गया था। साइक्लोहेप्टाडाइनिल नॉन एरोमेटिक, ट्राइनिल एरोमेटिक, और इसको आप क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन पे मुझे इसका नाम चाहिए, इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है साइक्लोहेप्टाडाइनिल केटायन का। द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एन एरोमेटिक कंपाउंड फॉलोज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिस्टम में क्या फॉलो करते हैं, ये 4n अगर है तो ये होता है फॉर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के लिए 4n फॉलो करता है, और 4n+2 फॉलो करता है फॉर एरोमेटिक, 4n+2 फॉलो करता है एरोमेटिक के लिए, आपसे एरोमेटिक ही पूछा गया हुआ है तो 4n+2 हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फेनेंथ्रीन,
पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कार्बन, ओके कार्बन ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक तो ये तो हटा दो, पॉलीसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक ये भी हटा दो, हेट्रोसाइक्लिक भी हटा दो। फेनेंथ्रीन क्या होती है? फेनेंथ्रीन होती है नॉन लीनियरली अरेंज्ड, नॉन लीनियर अरेंजमेंट यहां पे आपको देखने को मिलता है। ये क्या होती है आपकी? फेनेंथ्रीन होती है, फेनेंथ्रीन होती है, फेनेंथ्रीन होती है। तो ए ऑप्शन क्या था आपका? सही हो जाएगा। पॉलीसाइक्लिक एक से ज्यादा रिंग्स होती है, 3 रिंग्स होती है, नॉन लीनियर वो भी, ठीक है ना, राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड? कौन सा यहाँ पे एंटी एरोमेटिक? ये क्या है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। इसको आप लोग देखने में क्या लग रहा है? ये एक्सेप्शनल है। क्या होता है ये? देखने में तो लग रहा है कि एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट आता है क्या? नॉन एरोमेटिक। क्यों? ड्यू टू टब शेप्ड ज्योमेट्री, ड्यू टू टब शेप्ड ज्योमेट्री, टब शेप्ड ज्योमेट्री होने की वजह से इसको आप क्या बोलते हैं? नॉन प्लेनर होने की वजह से ये हो जाता है नॉन एरोमेटिक हो जाता है। यहां पे क्या था? ओके साइक्लोपेंटा डाइइनिल एनायन है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 6 आप रखोगे, n की वैल्यू 1 आएगी। ये क्या है? पाइरोल है, 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 के अलावा देखो 4n+2 के इक्वल टू 6 रखोगे तो 4n=2 इधर जाएगा तो 4 बचेगा, n= कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्या है? ये एंटी एरोमेटिक है। अभी अभी तो इसको हमने एक और जगह पे देखा था। ये क्या होता है? एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है, नॉन प्लेनर होता है। रीजन टब शेप ज्योमेट्री, ये ऐसे ना हो करके बल्कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऑब्जर्व होता है, ऐसा ऑब्जर्व होता है। क्यों? क्योंकि एक ही रिंग में 4 पाई बॉन्ड्स होते हैं। मोनोसाइक्लिक अगर रिंग है, 7 मेंबर से ज्यादा बड़ी अगर रिंग है और सिर्फ पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा का कॉन्जुगेशन है तो वो आपकी क्या होती है? नॉन प्लेनर हो जाती है, नॉन प्लेनर होती हैं। बी ऑप्शन एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, और ये दोनों एरोमेटिक थे। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड? कौन है जो हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड है? पाइरिडाजीन, नैप्थलीन, एजुलिन, टॉल्यूइन। हेट्रो एरोमेटिक। नैप्थलीन 2 बेंजीन का फ्यूजन है, इसको क्या बोलते हो? नैप्थलीन बोलते हो। एजुलिन क्या होता है? एक होती है 7 मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, ऐसे ले लेते हैं इसको, चलो। और यहां पे लगा देते हैं एक 5 मेंबर की रिंग। ये क्या है? अपनी एजुलिन का स्ट्रक्चर है। ये रहा हमारे पास में, 1 मिनट रुक जाओ, इसको फिर से कर लेते हैं और क्लियर बनाते हैं इसे। ये रहा हमारे पास में, और इससे हमने एक 5 मेंबर की रिंग भी क्या कर रखी है? अटैच कर रखी है। ठीक है, अभी देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ये क्या है हमारे पास में? एक 7 मेंबर की रिंग है, एक 5 मेंबर की रिंग है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड होता है ये एजुलिन जो होता है। टॉल्यूइन आपको पता है, बेंजीन पर क्या लगा दिया आपने? एक मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है। जबकि पाइरिडाजीन क्या होती है भाई? जब 2 नाइट्रोजन ग्रुप्स आपस में 6 मेंबर के रिंग में क्या करते हैं? फ्यूज हुए होते हैं। ये क्या होती है? पाइरिडाजीन होती है। ये एक हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। 2 नाइट्रोजन आपस में 1-2 पोजिशंस पर लगे हुए हों अगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का फीचर होता है प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है? प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका है कॉन्जुगेशन में। ये नॉन एरोमेटिक नहीं है। ऑल एटम्स इन द रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इससे भी आपको नॉन एरोमेटिक के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। कंपाउंड्स कैन बी साइक्लिक बट डू नॉट फॉलो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक रूल। हाँ जी, अगर एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, साइक्लिक हैं, तो वो आपके नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। यस, ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कॉन्जुगेशन वाले 4n+2 के हैं तो एरोमेटिक है। सी ऑप्शन क्या है, नॉन एरोमेटिक को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक को एक्सप्लेन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, थायोफीन एरोमेटिक है, डाइऑक्सेन पायरोल एरोमेटिक है, फ्यूरेन एरोमेटिक है। डाइऑक्सेन क्या होता है, अरे ये है डाइऑक्सेन भाई, 1,4 डाइऑक्सिन जिसको आप बोलते हो, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। डाइऑक्सिन 1,2 भी हो सकता है, 1,4 भी हो सकता है, ठीक है ना। डाइऑक्सिन 1,4 है, ये 1,2 पर भी आ सकते हैं दोनों ऑक्सीजन। विच इज करेक्ट अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स, दीज आर फॉलोइंग हकल्स रूल, बिल्कुल सही बात है भाई। दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स, हाँ जी बिल्कुल सही है। दीज आर हैविंग लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, क्या यहाँ पे लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या, नहीं, यहाँ डी लोकलाइज्ड होते हैं, ये तो रॉन्ग हो गया। अब ऑल ऑफ दिस तो ये अब नहीं हो सकता, रीजन देखो, अब इसको देखो, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड, जरूरी थोड़े कि सारे साइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक हो, हाँ मानते हैं कि साइक्लिक हो सकते हैं। अब हमको एक को पसंद करना है ऑप्शन को, अगर यहां पे डी लोकलाइज्ड लिखा होता तब तो हम ठीक है मान लेते हैं, हाँ सही है भाई, लगा देते इसको टिक। अब सबसे बेस्ट कौन सा आंसर यहां आ रहा है, सबसे बेस्ट आंसर निकल के आ रहा है कि वो कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करेगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब हम इसको नहीं लगा सकते हैं राइट, सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट अब हमको ए ऑप्शन ही देखने को मिल रहा है, तो हमारा राइट आंसर यहां पे ए वाला ही लगेगा। अगर यहां पे डीलोकलाइज होता तब तीनों सही, तब हम ऑल ऑफ द अबव के साथ जाते, लेकिन नहीं है तो हमको बेस्ट को लगाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रो एरोमेटिक, बेंजीन हेट्रो एरोमेटिक है क्या, नहीं, ये तो क्या है, होमो एरोमेटिक है भाई। पिरिडीन हेट्रो एरोमेटिक है, पिरिमिडीन हेट्रो एरोमेटिक है, पायरोल हेट्रो एरोमेटिक है। पिरिडीन हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन एटम है, पिरिमिडीन 1,3 पर क्या है, नाइट्रोजन लगे हुए हैं, पायरोल हेट्रो एरोमेटिक है, बेंजीन नहीं है, यही क्या होगा, राइट हो जाएगा, यही क्या होगा, राइट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, कौन है जो नॉन एरोमेटिक है, टॉल्यूइन एरोमेटिक है, टॉल्यूइन क्या है भाई, एरोमेटिक है। नैप्थलीन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। पायरोल एरोमेटिक है, लेकिन ये क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा ट्राई टेट्रा साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये क्या होता है, नॉन प्लेनर टब शेप्ड ज्योमेट्री, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से नॉन एरोमेटिक भी हो जाता है। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम द गिवन कंपाउंड इज साइक्लोपेंटा डाइनिल केटाइन, साइक्लोपेंटा डाइनिल एनायन, फेनाइल या फिर नैप्थिल। तो देखो नैप्थिल की बात करो एरोमेटिक होगा, फेनाइल की बात करो एरोमेटिक होगा, इन दोनों की बात करते हैं जरा। यहां पे क्या था, साइक्लोपेंटा डाइनिल केटायन था, केटायन और एनायन। अब आप खुद ही सोच के बताओ, यहां पे कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, ये भी कंपाउंड साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कॉन्जुगेशन में, पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 2 ये रहे इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन के, 2 ये रहे, टोटल 4 है। तो ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, तो इसको हम किसके इक्विवेलेंट रखेंगे, 4 के ना, तो यहां से n की वैल्यू 1 आएगी। तो ये एंटी एरोमेटिक हुआ या नहीं हुआ, एंटी एरोमेटिक हो गया या नहीं, बताओ जरा। यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 6 थे, तो ये 4n के इक्विवेलेंट नहीं आता आंसर, पॉइंट में आता। तो इसको हम किसके इक्विवेलेंट रखेंगे, 4n+2 के, इज इक्वल्स टू 6। तो यहां से 4n इज इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू यहां से 1 आएगी। तो 4n+2 एरोमेटिक के लिए होता है, 4n एंटी एरोमेटिक के लिए होता है। तो केटायन जो है साइक्लोपेंटा डाइनिल केटायन, ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, कौन है एरोमेटिक, ये अभी बहुत बार देख चुके हम लोग, एंटी होता है, ये नॉन होता है, नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक क्योंकि कॉन्जुगेशन ही एब्सेंट है यहाँ पे, नॉन एरोमेटिक हो गया। ये क्या है, पिरिडीन, ये क्या होती है, एरोमेटिक होती है। कैसी एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉलोइंग विल एग्जिबिट एरोमेटिसिटी, कौन है जो एरोमेटिसिटी को एग्जिबिट करेगा, साइक्लोहेप्टाट्राइनिल केटायन एरोमेटिक होता है, और मैंने आपसे पूछा था इसका कॉमन नेम क्या है, ट्रोपाइलियम, ठीक है ना। ये तो एरोमेटिक है, ए अपना एरोमेटिक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, एरोमेटिक ही आपसे पूछा गया होगा। ये साइक्लोहेप्टाट्राइनिल एनायन बन गया हुआ है, एनायन बन गया, ये एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में जा रहा है सर,
ये एंटी एरोमेटिक है, तो बी वाला तो हटा दो, ए के साथ अगर बी है तो कहीं देख लो ए और बी यहां पे था, इसको भी हटा दिया। सी तो 100% एरोमेटिक अब होना ही होना चाहिए, देख लो साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, ये क्या होता है एरोमेटिक, अभी अभी देखा था, ये क्या होता है एंटी एरोमेटिक, है ना। तो ए और सी हमारा क्या हो गया, ए और सी एरोमेटिक है, बी और डी ये दोनों क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये दोनों एंटी एरोमेटिक है, बी और डी, है ना, बी और डी एंटी एरोमेटिक होंगे बिल्कुल। What is the value of n in Huckel's rule when compound has 7 pairs of electron? 7 pairs of electron means 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n plus 2 ये होता है Huckel's rule। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 14, क्यों 7 पेयर्स थे, तो n की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 4n इज इक्वल्स टू 2, इधर जाएगा तो कितना बचेगा 12, माइनस हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 12/4 कितना आएगा 3 आएगा या नहीं, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। किसके लिए होता है एंथ्रासीन के लिए, फेनेंथ्रीन के लिए, एंथ्रासीन और फेनेंथ्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन टू अकर, नेसेसरी कंडीशन होती है हाइपर कॉन्जुगेशन के होने के लिए, प्रेजेंस ऑफ हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट, हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए बस, प्रेजेंस ऑफ एन sp2 हाइब्रिड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ना जरूरी नहीं, प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीजन एटम, तो चलो अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिया गया हुआ है तो ये भी हटाओ, ऑक्सीजन का भी कोई रोल नहीं है। sp2 जरा याद करो हाइपर कॉन्जुगेशन कहां कहां पे होता था, आपने देखा था आपके फ्री रेडिकल्स में, फ्री रेडिकल में होता है, इसके अलावा कार्बोकेटायंस में होता है, कार्बोकेटायंस में होता है, इसके अलावा अरे एल्कीन में होता है। अब एक बात बताओ ये तीनों स्पीसी कैसी होती हैं, क्या आपको पता है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तीनों में ही क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन होता है, हाँ जी, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स में ही ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जब आपका कभी एक sp3 कार्बन किसी sp2 कार्बन के साथ लगा हो और इस वाले कार्बन के पास में क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन लगे हुए हो, तो यहां पास हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना ऑब्जर्व होता है। हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन फॉर अ कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो देखो जरा मान लो आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स थे पॉजिटिव चार्ज वाला, चलो एक हमने एग्जांपल ले लिया, एक ये इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हुआ, दूसरा क्या हो सकता है ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो, पहला ये हो गया, दूसरा H+ डबल बॉन्ड CH2, दूसरा ये हो सकता है। अब एक बार ये वाला हाइड्रोजन आपका रिएक्शन मतलब ऐसा फिनोमेना शो करेगा, तब ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है इस पर पॉजिटिव, एक बार ये हो सकता है, एक बार क्या हुआ ये तीसरा वाला अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे H+ डबल बॉन्ड CH2, तो एक तो जो आपका ओरिजिनल था, बाकी 3 उसके पास अल्फा हाइड्रोजन थे, तो वो 3 अल्फा हाइड्रोजन के साथ शो करेगा, तो टोटल कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, अल्फा हाइड्रोजन +1, ये क्या होगा टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगे, टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है ना, तो टोटल 4 हो गए अपने, 3 + 1 4 हो गए। Which of the following compounds is most likely to exhibit hyper conjugation? हाइपर कॉन्जुगेशन कहां हो सकता है, मिथेनॉल नहीं कर सकता सर, इथेनॉल नहीं कर सकता सर, एथाइल कार्बोकेटाइन जी हाँ बिल्कुल, केटाइन कर सकता है सर, एल्डिहाइड ना, एल्डिहाइड में नहीं होगा, एल्कोहल्स में नहीं होगा, एल्कीन में हो सकता है, केटायंस में हो सकता है, रेडिकल्स में हो सकता है, आपके पास यहाँ कार्बोकेटाइन दिया गया हुआ था, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा आपका अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए थे इस केटाइन के रेस्पेक्ट में, कितने अल्फा हाइड्रोजन थे 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, जिस वजह से आप यहाँ पे कहेंगे हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है सर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर अफेक्ट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होते हैं एल्कीन्स में वो कैसे इफेक्ट होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ, increase the bond length, has no effect on the bond length, forms a triple bond, forms a triple bond। देखो ट्रिपल बॉन्ड हटाओ, हैज नो इफेक्ट ऑन द बॉन्ड लेंथ, इसको हटाओ, अब बॉन्ड लेंथ या तो घट रही है सर या तो बढ़ रही है, या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। तो देखो एक बात समझो, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है एल्कीन में, हमने बोला ये हमारे पास में है, अब यहां पे हमने बोला 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए, लेट सपोज ऐसा कुछ है, तो इसको हम CH और इसको भी CH कर देते हैं। कैसे होता था यहाँ पे, क्या फिनोमेना चलता था, बस यहां से एक हाइड्रोजन निकलता था
जो CH है, ये CH है, यहां पे बनता था क्या CH। यहां जो आपका ये पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड था, ये कुछ यहां पे मूव कर जाता है, यहां पे आता है क्या केटायन आता है। अच्छा यहाँ CH2 रहा होगा, CH2 ना भी, और यहां पे क्या हुआ सर H+ आता है। यहां पे एक जस्ट अ मिनट, देखो मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करता है, तो यहां पे क्या होता है पाई बॉन्ड बनने लगता है इन कार्बन कार्बन के बीच में, और ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट कर जाता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, अभी ये जो क्या था डबल बॉन्ड था, अभी यहां पे क्या हो गया है सिंगल हो गया है। मतलब डबल से सिंगल हुआ है, यहां बॉन्ड लेंथ क्या रही होगी, कम रही होगी, सिंगल हुआ बॉन्ड लेंथ बढ़ी होगी। बॉन्ड लेंथ क्या करती है सर, इंक्रीज करती है। बॉन्ड लेंथ क्या करती है सर जी, इंक्रीज करती है। इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ होता है क्योंकि डबल किस में कन्वर्ट हो गया होता है, सिंगल में कन्वर्ट हो गया होता है, तो इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ आपको ऑब्टेन होता है। Which statements correctly describes the stability of alkyl carbocations? कौन सा है यहां पे स्टेटमेंट जो एल्किल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बता रहा है। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन अल्फा हाइड्रोजन। क्या आप बात करते हो सर, स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटने की कहां बात कर रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गए तो ये तो रॉन्ग हो गया सर। स्टेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, ये तो सरासर क्या हो गया यहाँ पे बेईमानी हो गई। क्यों, अरे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ाओगे हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी लाता है। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन अल्फा हाइड्रोजन, यस यहां जाकर के हमको सही स्टेटमेंट अपना मिल गया। स्टेबिलिटी इज सोलली डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ द एल्किल ग्रुप। देखो इसको भी हटाओ, साइज से हमको भी यहाँ खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हो सकता है बल्कि ग्रुप लगाओ लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वहां पे हम उसको नहीं स्टेबिलिटी बता सकते हैं उससे, लेकिन हाँ अल्फा हाइड्रोजन हमको चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन से है, स्टेबिलिटी क्या होगी, अच्छी ही देखने को मिलेगी। सी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। विच ग्रुप एग्जिबिट द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन एल्किल बेंजीन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कौन सा यहां पे जो ग्रुप है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। OH डोनेट करता है ड्यू टू प्लस एम नेचर, NH2 डोनेट करता है ड्यू टू प्लस एम नेचर, फ्लोरीन क्या करता है, ये भी प्लस एम नेचर होता है इसके पास। लेकिन जो मिथाइल है ये भी हमने देखा है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कैसे किया इसने, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा और पैरा पोजीशंस पर ये भी रिएक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स का एरिया सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन मिथाइल में आपका देखने को मिलेगी। हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना इज पॉसिबल इन एल्कीन, ये रहा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, अरे कोई अल्फा कार्बन ही नहीं लगा है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से है, हटा दो। ये रही हमारे पास में एल्कीन, इसके पास अल्फा कार्बन है, हाँ जी, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2, हाँ जी ठीक है, यहां पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है सर। ये रहा, ये क्या है, फिनाइल है, अरे यहां नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, देखो कैसे, यहां पे बिल्कुल भी नहीं है, CH डबल बॉन्ड CH2, इसके जस्ट अल्फा कार्बन ये रहा, यहां पे एक भी हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर भी आपका नहीं हो सकता। CH3 का होल थ्राइस कार्बन, देखो कार्बन पर हमने बोला CH3 और ये लगा हुआ है CH2 के साथ, है ना, ये लो, ये रहा हमारे पास में एल्कीन, इससे लगा हुआ कार्बन के पास अल्फा कार्बन, और उसके पास एक भी हाइड्रोजन है क्या, नहीं है सर। यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता सर, सिर्फ और सिर्फ यहां हो सकता था ड्यू टू 2 अल्फा हाइड्रोजन, केवल यही हो सकता था। टॉल्वीन व्हेन ट्रीटेड विद Br2Fe, आपके पास में क्या है, टॉल्वीन है, आपने किसके साथ रिएक्शन कराया है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, लेविस कैटलिस्ट, गिव पैरा ब्रोमोटोल्विन एज द मेजर प्रोडक्ट। इसने क्या दिया आपको, पैरा पोजीशंस पर ब्रोमिनेशन कराया, मेजर प्रोडक्ट। अब बताओ ये CH3 के किस नेचर को बता रहा है, ओनली प्लस आई नेचर, डीएक्टिवेट्स द रिंग, इज एम डायरेक्टिंग, एक्टिवेट्स द रिंग बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो भाई मिथाइल का सबसे अच्छा इंडक्टिव तो यहां और यहां देखने को मिलेगा, ऑर्थो पर, लेकिन पैरा मेजर क्यों दे रहा है, पैरा पर क्यों रिएक्शन हो रही है, क्योंकि भैया यहां हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। एल्किल ग्रुप जो है, CH3 ग्रुप जो है, ये क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना के थ्रू अपना इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाती है। तो पैरा पर रिएक्शन इस वजह से हो रहा है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना हो रहा है,
मिथाइल का, इस वजह से आपको वहां पर प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। अरे भाई ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो क्लोरीन क्यों लगा रहे हो, ब्रोमीन लगाओ ना, है ना, क्या लगेंगे, ब्रोमीन लगेंगे। द कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रीडली सल्फोनेटेड, कौन है जो सबसे आसानी से सल्फोनेट किया जा सकता है, बेंजीन। बेंजीन पर तो हो सकता है ठीक है, लेकिन सबसे फास्ट कौन कर सकता है पूछा गया है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, -M, ये आसानी से नहीं करने देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दिया बेंजीन में। टॉल्यूइन, हाँ जी, टॉल्यूइन में CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। बेंजोइक, अरे यहाँ भी क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ये भी क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन लेस कर रहा है। बेंजीन तो न्यूट्रल था ही, लेकिन यहाँ पे मिथाइल थोड़ा सा बढ़ा रहा है, तो सबसे फास्ट जो होगा सल्फोनेशन, क्योंकि सल्फोनेशन क्या होता है, ये रहा अपने पास में। हम क्या करते हैं, H2SO4 प्लस SO3 ले ले, जिसको आप क्या बोलते थे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। या फिर क्या रख लें इसके अलावा, H2S2O7, इसका दूसरा नाम इसी का ही है ये, क्या है इसको, ओलियम, ओलियम। या फिर कहीं लिखा हुआ हो सकता है H2SO4 प्लस H2SO4, ये आपका एक्सेस में या फिर लिख देते हैं, कई बार H2SO4 एक्सेस ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये सारे जो रिएजेंट्स हैं ये सल्फोनेशन कराते हैं। अब अगर ध्यान से देखें, बेंजीन कुछ बात नहीं, बेंजीन में तो ठीक है, देख लेते हैं, बेंजीन में तो होगा, लेकिन उसके अलावा हमने क्या बोला, नाइट्रोबेंजीन -M होता है ना, अगर हमने यहाँ पे NO2 लगा दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा, ये तो सल्फोनेशन तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से तो अपने को SO3 मिलता है, और SO3 क्या है हमारा अटैकिंग रिएजेंट, जो कि एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल, जो कि एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल। भैया ये तो अटैक कर ही नहीं सकता है। बेंजोइक एसिड, ये भी क्या होता है, बेंजोइक एसिड COOH, ये भी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, लेकिन मेथाइल ग्रुप जो होता है CH3, ये क्या करेगा, और इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ाए जा रहे हैं। इस वजह से हम देखते हैं हमको SO3H और मेथाइल SO3H ये प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। टॉल्यूइन में ये प्रोडक्ट्स आपके देखने को मिलते हैं। तो ये थे डियर आपके वीकली टेस्ट आज के आए हुए क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट किए हो। क्या था आपका स्कोर, जरूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, और कैसे लगे आपको एक्सप्लेनेशंस वो भी जरूर यहाँ पे बताइएगा। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पे उसको भी जरूर पुटअप कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से एक और किसी नए वीडियो में। थैंक यू ऑल।